हाय एवरीवन, आप सभी को हाय हेलो, हाउ आर यू। क्लास हमने शेड्यूल करी थी आज 3:30 बजे, सॉरी 10:45 की, इवन 10 बजे की करी। फिर नेटवर्क इश्यूज ऐसे थे कि बैक टू बैक नेटवर्क इश्यूज आपके होते चले गए। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हेयर टू डू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी मैराथन क्लासेस, दैट इज़ ऑल अबाउट CDP क्लासेस, इज इट। तो हमारी अब CDP की क्लासेस यहाँ पे चलेगी आपकी। चार्जर वहाँ पे किसी का चार्जर है नहीं क्या? चार्जर है नहीं वहाँ पे किसी का क्या? चालू तो इसी से चार्ज करते हैं। अच्छा, ले जाओ, कहाँ? ऊपर है। स्कूटी से जा रहे हो क्या? कहाँ है स्कूटी? कहाँ में है? आपका नहीं है? मेरा स्कूटी नहीं ले जा रहे हो, किसका स्कूटी ले जा रहे हो? वो ऑफिस में जो है अतुल उसका है। अच्छा, अतुल का भी चार्जर नहीं है वहाँ पे। ठीक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। बहुत सारी वार्तालाप हो गई। मॉर्निंग में मैंने बहुत कोशिश करी, मेरी कुछ घर की बातें भी थी, आप लोगों ने सुन ली। मधु सक्सेना जी हाय। मैम पेपर 1 और 2 में, दोनों में ऑफकोर्स जो ये देखिए CDP आपकी है वो पेपर 1 और 2 दोनों में काम आएगी। देखो जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो सारे आपके सेम ही होते हैं दोनों टॉपिक के लिए, और बीच में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी लाइट में, नेटवर्क में, हर एक चीज़ में। तो अभी मेरे सारे काम धाम स्टार्ट हुए हैं, तो उसके लिए आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए बी रेडी मधु जी, आप तैयार हैं अगर, तो हम भी तैयार हैं आपको पेपर कराने के लिए। बस सिर्फ 2-3 मिनट चाहिए, 1 सेकेंड चीज़ें मैं सेट कर लूँ, वायर वगैरह। आज बहुत ज़्यादा देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी, उसके कारण से चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी, आप कहो कि अव्यवस्थित हो गई थी सारी चीज़ें। सो अभी आप लोग दिख रहे हो, मैं दिख रही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो चलिए हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, और देखो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्लास इज कि ये जो आपकी है वो बाइलिंगुअल है। 1 मिनट का मुझे टाइम और दीजिएगा। रेखा दीदी उधर से कूड़ा उठा लेना। चलिए ठीक है, और थोड़ा शोर कम करना, हम पढ़ा रहे हैं। हाँ ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, जो बच्चों के डेवलपमेंट की फील्ड है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। क्वेश्चन नंबर 1। सुमन शर्मा हाय हेलो, हाउ आर यू। 60 नहीं 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, और अगर आप लोग मुझे बोलोगे ना तो मैं 150 प्रश्न करा दूंगी, बट आप लोग आने को तैयार रहो, दिन समय बताओ, आई एम रेडी विद दैट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूनिटरी एंड नॉन साइंटिफिक, दूसरा कह रहा है फिक्स्ड एंड स्टैटिक्स, तीसरा कह रहा है इंटरडिसिप्लिनरी एंड डायनेमिक, चौथा कह रहा है एम्बिगुअस एंड एंशिएंट। यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आपके बाल विकास का क्षेत्र है। ऐकिक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और स्थिर, अंतर विषयात्मक और गतिशील, अस्पष्ट और प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप बताएं। अगर सब कुछ क्लियर है, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। ए का सी, वेरी गुड मधु जी, वेरी गुड सुमन जी, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया। 1 नंबर एड ऑन कर लें अपने में। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पीरियड्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शंस हिंदी में इंग्लिश में दोनों आपके सामने हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, और उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ऑप्शन दोनों रखे हैं। हिंदी वाला मैं रीड कर देती हूँ। पहला कह रहा है कि शैशवावस्था, गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो अब देखो एक ट्रिक लगाओ यहाँ पे, ट्रिक आप बाद में लगाना, पहले मुझे आप इसका आंसर दे दो, फिर हम ट्रिक लगाएंगे। वी ऑल नो दैट। हाँ प्रियंका, हेलो प्रियंका, हाउ आर यू। बच्चे आ गए तुम भी। पहले का सी, वेरी गुड। 30 क्वेश्चन है, देखना 30 में कितने नंबर मिलते हैं, प्लीज मुझे बताना, अपने आप को जांचना है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर प्रियंका ने दिया डी है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। वेरी गुड, द राइट आंसर इज दैट ओनली। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा डी। हाँ जी मधु जी, डी, वेरी गुड, डी।
ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। और वैसे भी देख लेना है कि जहाँ पे गर्भावस्था पहला है उसको ही आपको चूज करना है। तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। वेरी गुड। नाउ सुमन जी वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ नेचर एंड नर्चर, यानी कि विकास प्रकृति एवं पालन पोषण का परिमाण है। यानी कि किसका? विषम रेखा दी, थोड़ा सा शोर कम मचाओ बेटा वहां पे। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डैश नेचर एंड नर्चर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। विसंबंध, वियोजना, अंतराक्रिया या स्वतंत्र कार्य है? ये इंटरेक्शन है, इंडिपेंडेंट एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी स्वतंत्र कार। क्वेश्चन नंबर 3 का सुमन जी बोल रही हैं स्वतंत्र कार। और कोई भी है जो आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जी हाँ, राइट आंसर जाएगा अंतःक्रिया। जो आपका डेवलपमेंट है, मैंने कई बार बोला है, और सुमन जी इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रख लीजिए कि जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू नेचर एंड नर्चर। नर्चर का मतलब होता है प्रकृति, नेचर हो गया, और नर्चर का मतलब हो गया पालन पोषण, यानी कि हमारी अनुवांशिकता। सो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अंतःक्रिया। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा अंतःक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है सी। वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। According to Jean Piaget's theory of the cognitive development, at which stage do most child understand conservation, serialization and categorization? यानी कि जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जहां बच्चे संरक्षण, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? ऑप्शन आप बताइए। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेंसरी मोटर, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज बच्चा जो सीख जाता है आपका सीरियलाइजेशन, कंजर्वेशन और कैटेगराइजेशन? ये हम सबको पता है, और ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैम के अपने क्वेश्चन नहीं है। मधु जी देखिए, जो 4 अवस्थाएं उन्होंने दी थी, तो इन्होंने ये बताया था कि जो आपकी तीसरी वाली अवस्था होती है कि जहाँ पे बच्चा आपके कॉन्क्रीट वाले में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी रीजनिंग और लॉजिक आपकी डेवलप होती है, वो वाली आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली थ्योरी होती है। 7 से 11 वर्ष वाली जो अवस्था होती है, आई थिंक वो वाली। तो जो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जाएगा वो जाएगा सी। जिन्होंने सी दिया है वो 1 नंबर एड ऑन कर लें, जिन्होंने सी नहीं दिया है वो 1 नंबर अपने में से माइनस कर लें। सो राइट आंसर आपका सी जाएगा, दैट इज अ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, कोई इशू तो नहीं किसी को? भाषा समझ में आ रही होगी क्वेश्चन की? ठीक है, नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है रीमा जस्ट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन इन अ लॉजिकल एंड द बेटर ऑर्गेनाइज्ड मैनर while specifying the logic behind her response. As per Jean Piaget theory of the cognitive development, she has entered in the dash stage. यानी कि रीमा ने अभी हाल में ही तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में उसने प्रवेश किया है? मधु सक्सेना जी ने सी किसका आंसर दिया है, प्लीज मुझे बता दें। वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन पहला कह रहा है सेंसरी मोटर, संवेदी गामक, दूसरा कह रहा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा कह रहा है कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा कह रहा है फॉर्मल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएं। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्लीज गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ना कॉइल जला देना अभी, कॉइल। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 5 का सी, जस्ट। यस, वेरी गुड प्रियंका, डूइंग वेरी वेल। अगर मधु और सुमन जी ने भी सी आंसर दिया है तो बहुत सही आंसर दिया है आपने, क्योंकि जस्ट अभी हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो बच्चा लॉजिक समझना शुरू कर देता है, रीजनिंग समझना शुरू कर देता है, वो आपकी होती है कॉन्क्रीट वाली एज। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर इज हियर 3। चुपैदानी हटा लेना। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 6।
चिल्ड्रेन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर हु आर मोर नॉलेजेबल, यानी कि बच्चे दूसरों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अधिगम करते हैं जो अधिक जानकार हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया और के दृष्टिकोण से सही है, यानी कि बच्चे जो है वो अपने से बड़ों के संपर्क में या जो उनसे ज्यादा नॉलेजेबल है उनके संपर्क में सीखते हैं। हाँ जी मधु जी, ठीक है, वेरी गुड मैम, सी दिया है। तो जो बच्चे अपने से बड़ों के संपर्क में रहकर सीखते हैं वो सिद्धांत किसने दिया था और इस सिद्धांत के बारे में क्या कहा था, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए जहां पे बच्चा अपने से अधिक वालों से सीख रहा है वो आपका ZPD वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये ZPD का कॉन्सेप्ट आपका लेओ वाइगोस्की ने दिया था और सामाजिक और संस्कृति के बारे में बात भी लेओ वाइगोस्की साहब ने की थी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए। वेरी गुड, नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि लेओ वाइगोस्की, अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इधर सीटेट ने एक के बाद एक क्वेश्चंस ऐसे ही सेम आपके मनोवैज्ञानिकों का देना शुरू कर दिया है, बट लिटरली बता रही हूँ मैंने वही सीक्वेंस उठाया है जो पेपर में दिया हुआ था एज इट इज। सो लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। अब अभी जस्ट हम लोगों ने लेओ वाइगोस्की जी के बारे में बात करी है। अब अगर उस क्वेश्चन को हमने ध्यान से सुना था तो यहाँ पे इसका आंसर देना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि लेओ वाइगोस्की साहब ने किस पे फोकस करने के लिए कहा था। उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताएं हमें। विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के लिए कम से कम अवसर देने चाहिए, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव है, यहाँ पे इसको हटा दो। सांस्कृतिक दृष्टांतों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। विद्यार्थियों के उसके अभीष्टम गुणों को प्राप्त करने में स्कैल फोल्डिंग यानी कि ढांचा निर्माण प्रदान करता है। जी हाँ, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड मधु, वेरी गुड सुधा, सुमन, क्योंकि अभी जस्ट हमने लेओ वाइगोस्की साहब के बारे में पढ़ा, ZPD के बारे में पढ़ा, और जहां पे ZPD आ रहा है आंख बंद करके राइट आंसर वहीं पे आपको मार देना है, कुछ सोचना ही नहीं है। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द थ्योरीज गिवन बाय द जीन पियाजे एंड लॉरेंस कोहलबर्ग। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा सही है। दोनों ने ही वयस्कों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। दोनों के सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप थे। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित थे। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर, वेटिंग फॉर योर राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। देखूं कौन राइट आंसर दे रहा है इस क्वेश्चन का, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। चलिए मैं ही आपको बता दे रही हूं कि अब देखो 8 स्वरूप तो नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि 8 स्वरूप नहीं, उनके जीन पियाजे वाले में उन्होंने 4 चरणों में बांटा हुआ था, और बालक का जो सिद्धांत था वो किशोरावस्था तक था, मध्यावस्था तक था नहीं। अच्छा, दोनों ने वयस्कों में, तो वयस्कों में नहीं, इन्होंने बच्चों में दिया था। देखो जी, अब राइट आंसर इसका जाएगा डी। मधु जी, थोड़ा सा हम यहाँ पे ना अपना कॉन्सेप्ट यूज किया करेंगे कि देखिए जो वयस्क थे उनके बारे में तो कोई बात हुई नहीं थी, बात बच्चों के बारे में हुई थी, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका जाएगा डी वाला, ठीक है। चलिए जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप गलत करो, यहाँ पे गलती करने की छूट है। अच्छा, वन मोर थिंग, जस्ट टेल मी, ये जो आपके एग्जाम की डेट थी आई थिंक वो चेंज होगी ना, आगे बढ़ेगी, प्लीज अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताना। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर इनकरेज फॉर पेयर असाइनमेंट, ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, यानी कि एक ऐसी कक्षा जहां पे बच्चा युग्मित प्रदत्त कार्य यानी कि आपके पेयर असाइनमेंट, ग्रुप वर्क और चर्चाओं में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की विशेषता क्या होती है। निष्क्रिय अधिगम होता है, नहीं, आई एम नॉट सो श्योर, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। कंठस्थीकरण यानी कि रूट मेमोराइजेशन होता है आपका, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, या फिर आपका
निर्देशन आधारित अधिगम होता है? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से बताएं मुझे। अब जाहिर सी बात है, जहां पे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जहां पे बच्चे को काम करने के लिए, तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। और अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अंग्रेजी में देखो कोलैबोरेटरी, देखो कोला कोला करने लगती हूँ मैं तो, जब पढ़ाते पढ़ाते एकदम से कॉल कॉल हो जाता है मेरे साथ। चलो कोई नहीं, वी आर गोइंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। A capacity to detect and respond appropriately to the mood's motivation and the desire of the other is the characteristics of the intelligence। दूसरों की मनोदशा, अभिप्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धि की विशेषता है? यानी कि जहां पे आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की चीजों के पहचान रहे हैं, तो वो कौन सी बुद्धि की विशेषता है? अंतः व्यक्ति यानी कि इंटरपर्सनल, यानी कि जहां पे व्यक्ति अपने में ही, कोई इशू नहीं, जिसमें भी देखो आंसर राइट दो बस। अंतः व्यक्तित्व यानी कि जहां पे व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। इंटरपर्सनल, काइनेस्टिक यानी कि जहां पे आपकी गतिशीलात्मक है। इंटरपर्सनल जहां पे इंसान दूसरों को लेकर के चल रहा है। और नेचुरलिस्टिक यानी कि प्रकृतिवाद। तो देखो जाहिर सी बात है, अब ये अंतः व्यक्ति यानी कि खुद के विषय में सोचना, यहाँ पे कोई आपके शरीर का मूवमेंट तो यूज हो नहीं रहा है, नेचर के बारे में बात नहीं हो रही है। तो अगर हम इस तरह से, हमें आंसर नहीं भी आता है और हम तुक्का मारना चाह रहे हैं, तो हम तुक्का भी ऐसे मार सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके कि यार ये ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो बचेगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड वाला, यानी कि इंटरपर्सनल, जहां पे मैं आपकी भावनाओं को लेकर चल रही हूँ, आप मेरी भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, जहां पे हम एक दूसरे की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, ऐसी चीजें आपकी कहलाती है इंटरपर्सनल। वेरी गुड, जो अच्छे आंसर दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है, लैंग्वेज एंड थॉट, जो भाषा और विचार है उसके बारे में क्या सही है? एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होती हैं, डेवलप इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंटरैक्ट इन मायरेड वे टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, या एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करती हैं। डोंट गेट इम्पैक्टेड बाय द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर, जो आपके शिक्षार्थी हैं उनके सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारक से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप बताएं। देखूं कौन सही रहता है। क्वेश्चन नंबर डी, वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं। मैं कसम से बताऊं, जब मैं कल इस क्वेश्चन को बना रही थी तो मेरे दिमाग में आया था कि बच्चे यही आंसर देंगे, बट जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ यूपी से। मेरी शादी जो हुई है वो बिहार साइड में हुई है, और करंटली मैं अभी रह रही हूँ उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब जो हमारे मतलब मेरे मायके के बच्चे हैं, उनकी भाषा वहाँ की जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग है। जो मेरे ससुराल में बच्चे हो रहे हैं, वो कहीं पे भी रह रहे हैं, उनकी भाषा उनके पेरेंट्स पे यानी कि उनमें बिहारी वाला टच आ जा रहा है। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट डेट कि जब मेरे बच्चे होंगे तो ऐसी कंडीशन में वो यहाँ पे रहेंगे, जैसी हमारी बोली रहेगी वो मिक्स कल्चर में आ जाएंगे, मतलब वो यूपी और बिहार वाले मिक्स कल्चर में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो उनके अंदर देहरादून भी बसा रहेगा, उनके अंदर लखनऊ भी रहेगा, और उनके अंदर बिहार भी घुसा रहेगा। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं ना कि ये एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, भाषा और विचार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी जाएगा। वेरी गुड। थोड़ा सा अगर मेरी क्लास बोरिंग हो रही तो मुझे बता देना, बट आई थिंक सो कि क्लास में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करते रहना है। हमारी रेखा दीदी कॉल नहीं निकाल पा रही है, लाओ रेखा दीदी निकाल लेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो रेखा दीदी को। देहरादून में इस समय बहुत ज़्यादा डेंगू फैल के रखा हुआ है, और मुझे खुद मॉर्निंग से फीवर चढ़ा हुआ है। लाइट नहीं थी, मुझे लग रहा था कहीं मैं ना बीमार पड़ जाऊं, बट मैं बीमार नहीं पड़ूंगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। यार आपके साथ में मैंने ठाना है कि आपको इस बार सीटेट पास कराना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रवीण्स पेरेंट कॉन्शियसली एंगेज इन द रेंज ऑफ द नॉन टिपिकल हाउस होल्ड चोर्स सच एज फादर कुकिंग फूड एंड मदर रिपेयरिंग फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स एट होम। यानी कि जो प्रवीण है उसके माता पिता जानबूझकर अति प्रतिनिधित्व स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, यानी कि जो घरेलू कार्य है उसमें अपोजिट कार्य में लगे रहते हैं। यानी कि जैसे कि जो उनके पिता हैं वो खाना बनाने का काम करते हैं, माता जो है घर में खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं।
तो ऐसी दशा में जो बच्चा है वो किस परिवेश की में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी, यानी कि वो क्या सोचेगा, उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी रहेगी, यानी कि वो जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा, वो जो भी आपका जो जेंडर बायस होता है उसको सपोर्ट करेगा, प्रियंका के लिए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पे प्रश्न करेगा, जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा और जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। मधु सक्सेना जी ने आंसर दिया है बी। किसका आंसर आपने बी दिया है, एक बार मुझे आप बता दीजिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन का देखो आंसर क्या देते हो। 12 का ए। ना बच्चे, वो जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी छोटा सा बच्चा है। पंखा चला दो दीदी। वो एक छोटा बच्चा है और वो अगर ये देख रहा है कि क्योंकि उसके दिमाग में तो शुरू से ये बात फीड है कि जो मम्मा है, मम्मा को तो खाना बनाना चाहिए और घर के बाकी काम जैसे बाजार से सामान लेकर आना, पंखे को ठीक करना, रेडियो को ठीक करना, ये सब काम पापा को करना चाहिए। तो अभी उसके दिमाग में क्या है, प्रश्न चल रहा है, तो वो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पे क्या करेगा, प्रश्न करेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर? चलो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम यहाँ पे। डाइवर्सिटी अमंग द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम शुड बी, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए। अधिगम के एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, कंसीडर एज एन एसेट फॉर लर्निंग, सीन एज द बैरियर फॉर लर्निंग, अधिगम में एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, इग्नोर्ड बाय टीचर, अध्यापकों द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए, एंड मिनिमाइज टू क्रिएट द इक्वलिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आपकी डाइवर्सिटी है एक क्लास में, उसे आप किस तरह से लोगे। और ये सेम क्वेश्चन नहीं बट इसके टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। बी मैम, बी एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चा देखो, बी का मैंने आपको क्या बोला कि जो बच्चा है उससे हमारे और आपके दिमाग में क्या बैठ रहा है। जब हम अगर बच्चे थे, हम एक छोटे बच्चे थे, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठी थी कि बाहर जाकर के ड्यूटी करना और पैसे कमाना दैट इज वर्क ऑफ फादर, वो पापा का काम है, और खाना बनाना मम्मी का काम है। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी आपने भी, आप अपने आप को सोचो एज अ बच्चा कि जब कभी आपने वहाँ पे ये देखा होगा कि पापा आज खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में आपने वहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं करी थी? आई होप आपने वहाँ पे क्वेश्चनिंग करी होगी कि यार वाई पापा इज डूइंग दिस, वाई मम्मा इज नॉट डूइंग दिस, क्योंकि ये तो मम्मा का काम होना चाहिए। तो छोटा बच्चा जो है वो अभी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पे प्रश्न ही करेगा कि यार ये जो बर्तन धुलने का काम है पापा कर रहे हैं, खाना बनाने का काम पापा कर रहे हैं, मम्मी पंखा साफ कर रही है, मम्मी पंखा रिपेयर कर रही है, बाजार जा रही हैं। तो बच्चा जो है वो अभी आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप पे क्वेश्चन ही करेगा। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा प्रियंका को। इज इट? नाउ 13 का आंसर सुमन शर्मा ने दे दिया है ए, एंड द राइट आंसर इज ए। या ऑफ कोर्स, क्योंकि कक्षा में अगर विविधता है, अलग अलग विविधता के बच्चे हमारे पास हैं इस क्लास में, 4-5 जो भी हैं, तो उनके बीच में डाइवर्सिटी है, तो मुझे उसे एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि जितने बच्चे अलग अलग डाइवर्सिटी के होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सप्लेन करूंगी, तो ऐसे में जो अधिगम है वो बहुत अच्छा होगा। और आप सबको बताओगे जाकर के कि स्वाति मैम एक है, पढ़ाती हैं, गंदी सी दिखती है बट पढ़ाती ठीक ठाक है, तो तुम उनकी क्लास लिया करो। ठीक है प्रियंका, ठीक है सुमन, ठीक है मधु जी। चलिए वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, असेसमेंट एट द एलिमेंट्री लेवल शुड बी फॉर्मेटिव, रेगुलर, फोकस टू मोर रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कंडक्टिव टू ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग लर्निंग। यानी कि आपकी 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक स्तर पे अवलोकन का स्वरूप क्या होना चाहिए? रचनात्मकता, नियमितता, या सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, या फिर शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। ऑप्शन दिए हुए हैं ए या बी, ए बी सी डी, या फिर ए बी एंड डी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएं।
देखो देखो किसने दिया राइट आंसर, सुमन का आ गया डी। वेरी गुड सुमन जी। हाँ जी, द राइट आंसर वुड बी ए, बी और डी, क्योंकि रचनात्मकता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए और शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होनी चाहिए। सिर्फ सूचनाओं के कलेक्शन पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड सुमन जी। नाउ वी आर ऑन द मिडिल हाफ ऑफ द सीरीज। 15वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। बम भोले का नाम लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 को हम पढ़ते हैं। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग लर्नर्स इट इज इम्पोर्टेंट दैट, शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को सुम्मत यानी कि प्रमोट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। टीचर पॉजेज वेरी इजी क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। टीचर फॉलो द रिजिड टाइम लाइन फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस, यानी कि आपकी जो अध्यापक है उसको पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए। स्टूडेंट्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर द नॉलेज, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूह में वर्गीकृत करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है टू प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग। अब प्रमोट करनी है क्रिटिकल थिंकिंग को तो क्या करना चाहिए, वहां पे विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। अध्यापक अगर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए लचीली समय रेखा को अपनाएगा तो ऐसे कंडीशन में वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 आ गया है। टू प्रमोट इंक्लूजन अ टीचर शुड, यानी कि समावेशन को सुम्मत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज गिवन हेयर, प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 एक मिनट रुक जाइए। हेलो अम्मा पढ़ा रहे हैं, हम कॉल बैक करते हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4, सॉरी सासू माँ का फोन आ गया था, उठाना भी जरूरी था वरना फिर मुझे बाद में वो उठा देती इस दुनिया से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। और प्रियंका का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी 16 का। प्रियंका क्या बात कर रही हो, टीचर सेंटर्ड आप अपनाओगे? टीचर सेंटर्ड हम कैसे किसी चीज को टीचर सेंटर पेडागोजी अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इट्स ऑल अबाउट द चाइल्ड, बच्चे को हमेशा सेंटर में रखना है। एक नंबर काटना तुम यहाँ पे अपने। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस यूनिवर्सल डिजाइन फॉर द लर्निंग। ठीक है, क्योंकि हम अब बच्चों के बीच प्रतियोगिता को नहीं बढ़ा सकते हैं। टीचर सेंटर्ड अगर आपका हो जाएगा तो बच्चा कहाँ पे जाएगा, और अगर हम उनकी भिन्नताओं को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो भी आपका समावेशन जो है वो प्रमोट नहीं हो पाएगा। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। इज इट? चलो 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 चलो, कोई इशू नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर लगा लेते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 17, that is for successful inclusion of students belonging to disadvantaged group, it is important to include aspects of their culture through various activity. Sense of belonging foster the motivation to learn. Choose the correct option। यानी कह रहा है कि जो आपके वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके सांस्कृतिक के पहलुओं और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट दिस? कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों सही है लेकिन आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है और ए गलत है। राइट आंसर आप मुझे बताएं कि जो आपके ऐसे बच्चे हैं जो कि वंचित समूह से हैं, उनके समावेशन को सफल बनाने के लिए अगर उनकी संस्कृतियों के पहलू की विभिन्न गतिविधि के माध्यम से शामिल किया जाता है
तो क्या ये सही है? या ऑफ कोर्स ये सही है और ये अपनेपन की बोध के लिए प्रेरित करता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जाएगा ए। वेरी गुड जी। We are moving toward the question number 18. It is saying that the use of the necessary optical aids and the adaptation like the large font size, magnifiers etc. are especially important for the inclusion of the student with, यानी कि प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दृष्टि से आंशिक क्षति यानी कि जिनको पार्शियल लॉस ऑफ साइट है, जो थोड़ा देख नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जिनको सेंसरी इम्पार्ट है यानी कि संवेदी बाधित हैं, या जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, किन के लिए यूज होना चाहिए बड़ा फॉन्ट और प्रकाशिक सहायक सामग्री और आवर्धक लेंस वगैरह का यूज किसके लिए करना चाहिए? आंसर बताएं आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएं। Waiting for your answers. मेरा गला सूख रहा है अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 का ए। वेरी गुड, 18 का ए, क्योंकि जिनको थोड़ा सा नहीं दिखाई पड़ता है, जो जरा सा दृष्टि बाधित है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें। वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19। मैं भी भूल जाती हूँ। कह रहा है स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म ऑफन कैरी स्ट्रेंथ ऑफ, यानी कि जो स्वालीनता विकार से जूझ रहे। ऑटिज्म का मतलब होता है स्वालीनता विचार। कोई बात नहीं है मधु जी, आप आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों को प्रायसी कौन सी दृढ़ समर्था है? विवरणों के प्रति सजगता, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, एक दूसरे के कार्य की ओर आसानी से जाना। बताइए, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कहाँ से आती है? ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए क्या ट्रू रहेगा? उनकी स्ट्रेंथ कहाँ से रहेगी? जल्दी जल्दी आंसर बता दो, भूख लगी है बहुत तेज से। आज पता है मंडे का व्रत था और सुबह से काम में उलझे हुए थे। विवरणों के प्रति सजगता, देखो जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो अपने में ही जूझ रहे होते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता है किसी से, तो ना ही उनकी विवरणों के प्रति सजगता होती है, ना ही वो बहुत ही अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही उनकी बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है। बट हाँ, वो एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जा सकते हैं। 19 का ए कैसे? प्रियंका जी प्लीज एक्सप्लेन करेंगी। राइट आंसर इसका जाएगा बच्चा 4 मेरे अकॉर्डिंग। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है? हो सकता है कभी कभी मैम भी गलत हो, हम कोई ऐसे तो है नहीं कि सब कुछ गोल कर पी कर आते हैं। एक बार चेक कर लेना इसका। अकॉर्डिंग टू मी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना तो बिल्कुल नहीं, वो ऑटिज्म का शिकार है, उनको मतलब ही नहीं है दीन दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? उनकी कम्युनिकेशन स्किल तो बिल्कुल सही नहीं होती, तो ये तो पक्का नहीं है। एक बार चेकआउट कर लेना ए और सी में, बट मेरे अकॉर्डिंग सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब डी, जो डी है वो करेक्ट जाना चाहिए। एक बार देख लेना, आप लोग इतना उससे बता रहे हैं कि नहीं नहीं ए होगा, ए होगा। अकॉर्डिंग टू मी ए नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मी डी होगा, ठीक है? चलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? सब कुछ ओके है, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज हेयर। Whenever presented with a problem, Rakhi comes up with a multiple solution of that problem that indicates that Rakhi, यानी कि जब भी कोई समस्या आती है, कोई समस्या आपके प्रस्तुत की जाती है क्लास में, तो ऐसी कंडीशन में जो राखी है उन सवालों के नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? यानी कि यह राखी के किस पक्ष को दिखाता है कि राखी क्या है, कैसी है राखी? बताएं। राखी आपकी विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है, अ गिफ्टेड चाइल्ड है, वो औसत समझ वाली विद्यार्थी है, एवरेज अंडरस्टैंडिंग है, वो अवधारणात्मकता स्पष्टता की कमी है उसके अंदर, इज फेसिंग लैक ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन, इज ओवर कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो मधु सक्सेना जी का राइट आंसर आ गया है बी का ए। वेरी गुड, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ए। वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है
दैट्स वाई उसे क्वेश्चन के ढेर सारे ऑप्शंस पता होते हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21. अगेन कथन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है. और सी टेट में ये वाले क्वेश्चन बहुत पकाऊ होते हैं, सी टेट में और केवीएस वाले एग्जाम में. मतलब जब मैंने केवीएस वाला एग्जाम दिया था तो एट दैट टाइम तो मैं क्वेश्चन को पढ़ने से ही बोर हो जाती थी. बट द बैड लक इज देयर कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं. अब देखो पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा. बाकी चल ही रहा है सब कुछ बहुत अच्छे से हमारे साथ में. A teacher should choose pedagogy and the content which yields formation of the new knowledge and advantages higher order skill among the students. Children have ability to construct and interrupt new knowledge. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अध्यापक को एक ऐसे शिक्षण शास्त्रीय प्रवृत्ति और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन एवं उच्च क्रमणिक कौशलों को सुम्मत करने का कार्य करती हैं. बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है. कह रहा है कि अब बताओ जो आपका कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है तो दोनों सही हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का. प्रियंका का आंसर पहले ही आ गया है. और कह रहा है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट गिविंग द करेक्ट. मतलब दोनों सही है लेकिन आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है. ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा ए. दोनों ही सही है और आपका जो आर है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा है आपकी ए की. ठीक है. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट शाउट है? नहीं है. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं. माया इज अ 14-year-old गर्ल. माया जो है एक 14 वर्षीय लड़की है. लर्न्स पेंट बाय वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज ऑफ अ यंग पेंटर. और एक युवा चित्रकार के यूट्यूब पे वीडियो देख करके पेंटिंग सीख रही है. शी बिलीव दैट शी इज केपेबल ऑफ द पेंटिंग एंड फॉलोज द प्रोसीजर डिलिजेंटली. यानी कि वो ये विश्वास रखती है कि वो पेंटिंग करने में सक्षम है और जो भी वो युवा पेंटर की बातों को यूट्यूब पे सुन रही है उन्हें बहुत ही सचेत प्रक्रियाओं के साथ में अनुसरण कर रही है. सो अकॉर्डिंग टू माया या माया की जो लर्निंग है उसे आप किस टर्म में देखोगे? ऑप्शंस एक आपके दिए हुए हैं सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटरी लर्निंग. ऑप्शन नंबर 2 पैसिव इंफॉर्मेशन. ऑप्शन नंबर 3 ऑब्जर्वेशन लर्निंग यानी कि अवलोकनात्मक अधिगम या आपकी मेटाकॉग्निशन परासंज्ञान. ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा यहाँ पे? परासंज्ञान कैसे सही जाएगा प्रियंका डी का? आज मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारे 30 में 30 आने वाले हैं. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम 30 में 30 लाओगी. मधु जी, सुमन जी, सुमन जी आंसर देना बंद कर दी. कहाँ चली गई सुमन जी भाई? इस तरह से बच्चे बीच राह में छोड़ के चले जाते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है. बट देखो वो क्या करे. सपोज मैं अगर आपको यूट्यूब पे सिखा रही हूँ कि बेटा लेट्स सी कि आपको पेंटिंग कैसे करनी है. मैंने कहा एक एस बनाओ, फिर एक गोला बनाओ, फिर उसको ऐसे पकड़ो, फिर उसे ऐसे पकड़ो, ऐसे करो. तुमने मुझे देखा और देखने के बाद यूट्यूब पे आपने क्या किया? आपने मेरे से सीख करके एक गुलाब का फूल बना लिया. तो आपने मेरी चीज को देख करके क्या किया? अवलोकन किया. हाँ जी, आपने ऑब्जर्वेशन किया. मार खा जाओगी गंदी बच्ची. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. वी आर मूविंग टूवर्ड्स देयर. क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लर्निंग हैपन्स मोर इफेक्टिवली. यानी कि आपका जो अधिगम है अधिक प्रभावशाली रूप से होता है. वेरी गुड मधु जी. अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट इज फियरलेस यानी कि जो कक्षा का वातावरण है वो भयमुक्त हो. टीचर इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंस रिलेटेड टू लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स यानी अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा करें. कंटेंट टॉट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो बहुत ही जटिल और अमूर्त है. स्टूडेंट्स ओपिनियंस आर नॉट अकाउंटेड इन डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट यानी कि जो बच्चों की ओपिनियन है उनको व्याख्यान के दौरान नहीं अपनाया जाता है. सो अधिगम प्रभावशाली कब होगा? 23 का ए राइट आंसर आ चुका है. यस, जब आपके कक्षा का जो वातावरण है वो भयमुक्त होगा यानी कि फियरलेस होगा. ऐसी कंडीशन में जो आपकी लर्निंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी. नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट्स. बच्चों के बीच में क्या प्रमोट करना चाहिए? रूट मेमोराइजेशन यानी कि कंठस्थीकरण, रटने की प्रक्रिया, क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन, फंक्शनल फिक्सेशन यानी कि कार्यात्मक जड़ता और कॉन्वरेंट थिंकिंग यानी कि
अभिसारी चिंतन। राधे राधे मैम जी, राधे राधे अंकित जी, बहुत लेट से आए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बता दीजिए। विच शुड बी प्रमोट अमंग द स्टूडेंट्स, 24 का बी। हाँ जी, बच्चों के बीच में आपका समालोचनात्मक चिंतन जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। B is the right answer for the question number 24. Now we are again on the question number 25. A problem solving procedure in which a prescribed step by step method should be followed is an, यानी कि वह कौन सी समस्या समाधान की विधि है जहां पे बच्चा निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण करता है। अनुरूपी सोच, एल्गोरिथम मतलब एनालॉजी, या अनुमानी, प्रश्न एवं त्रुटि, या फिर कलन विधि। कलन विधि का मतलब होता है एल्गोरिथम। ठीक है, ऊपर ऑप्शन थोड़े से ऐसे वैसे हो चुके हैं, यहाँ पे आपका होगा ये एल्गोरिथम। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताओ। जहाँ पे बच्चा चरण दर चरण यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं। 24 का बी। अगर हिंदी में आप आंसर दे रहे हो तो 24 का आंसर जाएगा कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम। ठीक है, और अगर आप अंग्रेजी में आंसर दे रहे हो तो आंसर आपका जाएगा बी। ठीक, तो चलो हमने ये जान लिया है कि जो स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रक्रिया होती है दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। वेरी गुड अंकित जी, वेरी गुड मधु जी, वेरी गुड कृष्णा जी। प्रियंका का भी आंसर नहीं आया अभी तक, सुमन जी के भी आंसर नहीं आए, कोई बात नहीं है। वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 26 और ये करने के बाद फटाक से इन्हीं सारे क्वेश्चनों का एक रैपिड फायर करेंगे हम। ठीक है, और रैपिड फायर करने के बाद बताना कि तुरंत क्वेश्चन देखने के बाद में आंसर बता पाने में सक्षम हो या नहीं। मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के आकलन के संदर्भ में सहित है। ऑल एरर मस्ट बी मार्क्ड विद द रेड सर्कल इन द नोटबुक टू इंक्लूड फेयर, यानी कि बच्चों के कॉपी में जो त्रुटियां हैं उनको लाल पेन से घेरा बना देना चाहिए। एरर शुड बी यूज एट द अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक स्वरूप या एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे की प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। पीयर असेसमेंट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ द फीडबैक टू ईच अदर एंड द विद्यार्थियों के द्वारा दी गई त्रुटियों के प्रतिरूपों को अध्यापक को सजग होना चाहिए, यानी कि पैटर्न्स इन स्टूडेंट एरर मस्ट बी टेकन केयर बाय द टीचर्स। क्या करना चाहिए बताएं मुझे। कृष्णा यादव का डी आ गया। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन जहां आ रहा है उसको हटा दो, पहला वाला छोड़ करके बाकी सब कुछ करना चाहिए। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर डी दिया है वो अपने में एक नंबर जोड़ लें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 27। ये भी आपका एक्सप्लेनेशन कथन पथन वाला क्वेश्चन आ गया है जिसे देख करके हमारे बच्चे बड़े ही हो जाते हैं व्यथित। हाँ जी अंकित जी, राइट आंसर आपने भी दिया है। स्कूल शुड कंसीडर एंड कैटर टू द इंफॉर्मेशन साइड ऑफ लर्निंग, विद्यालय को सीखने की प्रक्रिया में संवेदनात्मक पहलू का ध्यान रखना और पोषित करना चाहिए। संवेग संज्ञान से पृथक नहीं है, यानी कि आपका जो इमोशंस है, इमोशन आर इंसेपरेबल फ्रॉम कॉग्निशन। क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन बी गलत है, यानी कि आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि दोनों ही सही है और उसकी सही व्याख्या वो कर रहा है। वेरी गुड। डी 27 का डी, क्यों मेरे बच्चे डी क्यों होना चाहिए। प्रियंका ने डी दिया है। डी क्यों होगा प्रियंका, क्योंकि आपके स्कूल में ऑब्वियस सी बात है संवेगात्मक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए और उसे पोषित करना चाहिए, क्योंकि जो आपका संवेग है वो संज्ञान से पृथक नहीं है। ये सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन टू लर्नर्स, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है।
आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 28। वेरी गुड मधु जी, वेरी गुड। कृष्णा यादव 28। हाँ, अब हम 28 पे आ गए। सी, और ऑप्शन दिया हुआ है रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, इंटरेस्ट एंड प्रशंसा। प्रशंसा का यहाँ पे आप कह सकते हो, कहते हैं उसको एप्रिसिएशन। ठीक है, तो बताइए आप मुझे कि इसमें से कौन सा सही है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो कौन सी होती है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा रुचि होती है। हाँ जी, रुचि होती है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, आपकी रुचि अगर नहीं है पढ़ने में, तो आप मैं लाख अच्छा पढ़ाऊंगी, आप नहीं आओगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये रुचि है, आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि इस बार सीटेट निकालना ही निकालना है, तो आप क्लास लेने आओगे। कोई भी टीचर कराएगा, कहीं भी कराएगा, आप जब भी अवेलेबल रहोगे आप क्लास करोगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड नॉट अ पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक है, व्यक्तिगत कारक नहीं है? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ का स्तर, इमोशनल कंटेंट यानी कि भावात्मक लब्धि, शिक्षण अधिगम सामग्री, या सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएं, जल्दी बताएं। जल्दी बताओ, फिर रैपिड फायर राउंड कराना है मुझे। आपके लिए ही रैपिड फायर राउंड कराना है मुझे। बताओ बताओ सखी, क्या है पहेली 29 का? सी। हाँ जी, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो आपके परिवेशीय कारक है। ठीक है, आपके वो क्या है, वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद रैपिड फायर राउंड चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बिकेम अ बैरियर फॉर द लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? फ्लेक्सिबल करिकुलम, लचीला पाठ्यक्रम, ठीक है, मल्टीपल सेंसरी अप्रोच ऑफ द लर्निंग, अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों को एक समान योग्यता के आधार पर समूहकरण करना, और अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि का प्रयोग करना। इसमें से कौन सा आपका एक बैरियर बनेगा, बताएं आप मुझे। 30 का सी, वेरी गुड, 30 का सी जाएगा। ठीक है, 30 का सी जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम सारे बच्चों की योग्यता को एक समान मान लेंगे तो हम एक समान तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे, और यहाँ पे जो अधिगम है उसमें बाधा आनी शुरू हो जाएगी। अब चलो, कितने लोग हैं यहाँ पे, एक बार जरा नाम बता दो। क्या तुम रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी, ऑप्शन बोलूंगी फटाफट, और तुमको उनके आंसर्स लिखते रहने हैं। मतलब अगर तुम्हें उसका सही आंसर पता है तो खुद को 1 नंबर दे लेना। यहाँ पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, खुद को 1 नंबर दे लेना, और जिसके सही आंसर नहीं पता होंगे उसके लिए अपने आप को नंबर मत देना। तो अब इस तरह से जस्ट पढ़े हुए क्वेश्चंस का रैपिड फायर राउंड होता है, और अब मुझे इसके बाद आपको बताना रहेगा कि आपको 30 में से कितने नंबर मिले। अगर आप रेडी हैं तो मैं कराऊं, अगर आप रेडी नहीं हो तो मैं फिर जाऊं, आप मुझे बताओ। रैपिड फायर इस राउंड के लिए तैयार हो कि जहां पे आप एक खुद का टेस्ट ले सको कि आप आउट ऑफ 30 कितने नंबर पा सकते हो तुरंत पढ़े हुए मैटर से। इफ यस तो आई वुड बी हियर, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो ठीक है, मैं भी चली। आंसर्स आपके कोई किसी के कमेंट आ जाए कि हाँ मैडम करा दो तो मैं करा देती हूँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। मैं 15-15 सेकंड के लिए एक स्लाइड दिखाऊंगी और मूव करूंगी। नहीं लग रहा है कि मुझे आप सब इंटरेस्टेड हैं। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ, फिर आई वुड लीव द क्लास, मैं छोड़ू क्लास को, आगे बढ़ूँ। प्रियंका, कृष्णा, सुमन, मोटिवेशनल, अंकित दुबे जी, मधु जी, आपसे अगर इंटरेस्टेड हैं तो बताएं मुझे, नहीं तो हम जाएं। सो आंसर्स आप लोग के मिल नहीं रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप रेडी हो
अपने अधिगम को जांचने के लिए, और अगर आप रेडी नहीं हैं अधिगम को जांचने के लिए तो हु द हेल एम आई कि मैं आपके अधिगम को यहाँ पे बैठ करके जांचूं। तो चलिए ठीक है, क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। शाम में 7 बजे अनअकैडमी पे आपकी ईवीएस की क्लास है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, बहुत सारे जानवरों के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ में क्विज भी होगी। इफ़ यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट तो आप आ जाना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। हम चलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव।